हेलो एंड वेलकम आर डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th की केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और नोट्स अच्छे से क्रिएट कर रहे होंगे, क्योंकि अभी बहुत लोग ग्रुप में भेज नहीं रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग, फिर भी कुछ लोग भेज रहे हैं, लेकिन सब अभी नहीं भेज रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद हम आपको फिर से बोल दे रहे हैं, आप लोग नोट्स बना के भेजिए ताकि हम और स्पीड से केमिस्ट्री को पढ़ाएं और आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहला चीज़ जो आज हम पढ़ेंगे वो क्या है, परासरण दाब। तो परासरण दाब में देखिए एक टर्म आ रहा है परासरण, आ रहा है परासरण। तो परासरण दाब पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि परासरण क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने क्या काम किए, हमने दो पात्र लिए। क्या? दो पात्र लिए, कुछ इस तरीके से। एकदम ध्यान से देखिएगा, हमने दो पात्र लिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से। दो पात्र हमने लिए, ठीक तो है कलर ना? इस तरीके से हमने पात्रों को अलग कर लिया। ठीक है, अब इन दोनों पात्रों के बीच में यहां पे एक झिल्ली है। ये जो झिल्ली है ये क्या होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती। क्या होती है? अर्ध पारगम्य झिल्ली ना, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। तो मान लीजिए ये जो पहला वाला पात्र है इसको ए मान लीजिए, और ये जो पहला दूसरा पात्र है इसको बी मान लीजिए। ठीक है, अब ये जो पहला पात्र है इसमें मान लीजिए कि शुद्ध जल यानी कि शुद्ध विलायक भरा गया है। ठीक है, क्या? शुद्ध जल यानी कि शुद्ध विलायक भरा गया है। शुद्ध जल यानी कि शुद्ध विलायक भरा गया है। यहां भी उसी प्रकार उसी मात्रा में विलयन मिला हुआ है। क्या? विलयन। विलयन यानी कि H2O तुम्हारे पास पहले से ही था, तो अब यहाँ पे विलयन में एक कोई सॉलिड मिल गया, मान लीजिए NaCl। ठीक है, तभी तो विलयन बनेगा, विलय प्लस विलायक। तो उसी मात्रा में विलयन मिला है। ये क्या है? उसी मात्रा में विलयन। उसी मात्रा में विलयन मिला है। विलयन मिला है। ठीक है, उसी मात्रा में कह रहे हैं। अब विलयन करने का मतलब एक विलायक हमारे पास होगा और उसमें कोई विलय मिला होगा, यानी कि मान लीजिए हम यहाँ पे NaCl मिलाते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या है? NaCl सॉलिड है, जानते ही हो, सॉलिड में यहाँ सॉलिड फॉर्म में जो मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो शुद्ध विलायक है इसमें विलयन की सांद्रता, ये जो ए वाला है, ए में इसमें ए वाला जो है यहाँ क्या होगा कि जो शुद्ध विलायक है ये ए में शुद्ध विलायक भरा है ना, यहाँ ये लिख भी देते हैं क्या भरा हुआ है इसमें, फिलअप है। इसमें शुद्ध जल विलायक भरा गया है। शुद्ध विलायक, शुद्ध जल यानी कि इन ब्रैकेट विलायक भरा है। ठीक है, अब ये जो ए है, ये जो शुद्ध विलायक है, इसमें विलयन की सांद्रता क्या होगी? निम्न होगी। ए में विलयन की सांद्रता निम्न होगी। ए में क्या होगी? विलयन की सांद्रता निम्न होगी। क्यों? क्योंकि यहां शुद्ध विलायक है, कोई भी विलय इसमें नहीं मिलाया गया है। तो जब शुद्ध विलायक है, इसमें कोई विलय नहीं मिला है, तो विलयन की सांद्रता तो कम ही होगी। या हम ये भी कह सकते हैं, या इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि विलायक की सांद्रता उच्च होगी, क्योंकि प्योर विलायक है ना, ये एकदम शुद्ध विलायक है ना, इसमें कोई विलय मिला नहीं है। तो सांद्रता अगर विलायक के फॉर्म में देखेंगे तो सांद्रता क्या होगी? उच्च होगी। या इसको ये भी कह सकते हैं विलायक की सांद्रता उच्च होगी। ठीक है, और इसी प्रकार बी में क्या होगा? इसमें विलयन की सांद्रता उच्च होगी, क्योंकि इसमें अब की बार विलय मिला हुआ है ना, तो इसमें लिख दीजिए विलयन की सांद्रता उच्च होगी। विलयन की सांद्रता
उच्च होगी, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हो, अच्छा उच्च क्यों होगी, क्योंकि इस बार विलायक में H2O में विलय मिल गया है, NaCl मिल गया है, सो उच्च होगी यहाँ पे। या आप ये कर सकते हो कि विलायक की सांद्रता निम्न होगी, क्या, या आप ये सकते हो कि विलायक की सांद्रता क्या होगी, निम्न होगी, ठीक है। विलय, एक तरफ विलयन की सांद्रता निम्न होगी, एक तरफ विलयन की सांद्रता उच्च होगी, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये जो शुद्ध विलायक है, ये शुद्ध विलायक जो है इसकी मात्रा 200 ml है, क्या है, 200 ml है, ठीक है। और विलयन की मात्रा हमने क्या कहा था, उसी मात्रा में, यानी विलयन भी क्या है, ये भी क्या है, 200 ml है ना, 200 ml है। तो एक बात आप देख रहे हो कि नहीं कि ए में जल के जो मॉलिक्यूल होंगे वो ए में जो जल के, इसमें ए में जो जल के मॉलिक्यूल होंगे वो बी में उपस्थित जल के मॉलिक्यूल से अधिक होंगे। अब क्यों अधिक होंगे, क्योंकि यहाँ पे 200 शुद्ध तरीके से, पूरी शुद्ध तरीके से जल ही जल है, और इसमें इसी 200 ml में जल भी है और NaCl भी है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ए में जल के अणु अधिक होंगे। तो जिस तरफ जल की मात्रा कम होगी, जिस तरफ जल की मात्रा कम होगी, जल उधर की ओर प्रवाहित होगा। जिधर ज्यादा है भाई उधर से क्या, उच्च जल जो है उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर जाता है ना, तो जिधर जल ज्यादा है उधर से किधर जाएगा, कम की ओर जाएगा। तो इसका मतलब कि ए से बी की ओर जल गति करने लगेगा ना, ए से बी की ओर जल गति करने लगेगा। तो यहाँ ये पारगम्य झिल्ली को पार करके जाता है, पारगम्य झिल्ली को पार करके। वही यहाँ याद रखना है कि जब भी शुद्ध विलायक से विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक का स्वतः प्रवाह, क्या, स्वतः प्रवाह, विलायक का स्वतः प्रवाह होता है, तो यही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि विलयन की निम्न सांद्रता से, है ना, क्या है, ये देखिए ये क्या है, आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि विलयन की निम्न सांद्रता से विलयन की उच्च सांद्रता की ओर, क्या, विलयन की निम्न सांद्रता से विलयन की उच्च सांद्रता की ओर प्रवाहित होने वाले विलायक के अणु होते हैं। तो इसे ही, मतलब कोई स्वतः विलायक के अणु प्रवाहित होते रहते हैं, तो इसे ही हम क्या कह देते हैं, परासरण कह देते हैं। अगर कोई पूछे कि ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली है ये क्या होती है, आप लिख दीजिएगा कि अर्धपारगम्य झिल्ली वह होती है जो अपने में से केवल विलायक के अणुओं को गुजरने देती है, क्या, यहीं से लाइनिंग कर दे रहे हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि अर्धपारगम्य झिल्ली वह होती है, ऐसे लिख लीजिएगा, अर्धपारगम्य झिल्ली वह होती है, इसको लिख लीजिएगा, जो अपने में से, स्वयं में से केवल विलायक के अणुओं को गुजरने देती है, जो स्वयं में से केवल विलायक के अणुओं को गुजरने देती है, केवल ये अणुओं को गुजरने देती है, ठीक है, गुजरने देती है। तो अब जहां तक अंदाजा हमारा है कि आप परासरण को समझ गए होंगे कि किसी शुद्ध विलायक से विलयन में अथवा एक तन विलयन से सांद्र विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक का स्वतः प्रवाही परासरण कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। तो इसको एकदम केयरली समझिएगा। अब हमको यहां पे समझना है अब हमको यहां पे परासरण दाब समझना है ना, तो थोड़ा इधर इसे हम इरेज कर लेते हैं और जगह बना लेते हैं यहाँ पे, तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए, तो क्लीन हो गया। तो मान लीजिए कि अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ए से बी की ओर क्या हो रहा है कि जो विलायक है स्वतः प्रवाहित हो रहा है। अगर ये प्रवाह हम लोगों को रोकना होगा तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, हम लोगों को दाब किस ओर लगाना पड़ेगा, क्योंकि दाब लगाने पे ये रुकेगा, ठीक है, किस ओर लगाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा।
अगर हम एक ही ओर दाब लगाते हैं ना, इस ओर दाब लगाते हैं, अगर हम लोग एक ही ओर दाब लगाते हैं तो क्या होगा, तो प्रवाह की गति बढ़ जाएगी। लेकिन इसे अगर रोकना है तो दाब किधर लगाना पड़ेगा, बी की ओर लगाना पड़ेगा। किधर लगाना पड़ेगा, बी की ओर। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इस प्रकार हम दाब लगा दे रहे हैं, यहाँ पे बी की ओर हमें दाब लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक की ओर लगाते तो इधर ज़्यादा था, दाब लगाते ये प्रवाह और तेज हो जाता, इसलिए हमें बी की ओर दाब लगाना पड़ेगा। तो यहाँ दाब लगाकर प्रवाह को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। यानी वह दाब जिसके द्वारा हम परासरण की क्रिया को रोक सकते हैं उसी को क्या कह देते हैं हम लोग, परासरण दाब कह देते हैं। या ये भी कह सकते हैं हम लोग कि किसी विलयन का परासरण दाब उस बाह्य दाब के बराबर माना जा सकता है जिसे विलयन पर आरोपित करने पर, विलयन पर आरोपित कर रहे हैं, विलायक पर नहीं, विलयन पर आरोपित करने पर परासरण की क्रिया रुक जाती है, मतलब स्वतः प्रवाह की क्रिया रुक जाती है। तो अब उम्मीद है कि समझ रहे होंगे परासरण दाब क्या होता है। ठीक है, तो आइए इसे हम डिफिनेशन फॉर्म में देख लेते हैं। तो देखिए क्या होगा ये कि किसी शुद्ध विलायक, पहले परासरण कैसे लिखेंगे, किसी शुद्ध विलायक से विलयन में अथवा एक तनु विलयन से सांद्र विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक का स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है, तथा किसी विलयन का परासरण दाब उस बाह्य दाब के बराबर माना जा सकता है जिसे विलयन पर आरोपित करने पर परासरण की क्रिया रुक जाती है। तो अब समझ गए होंगे कि परासरण दाब क्या होता है। अब ये जो परासरण दाब होता है इसको हम पी से या पाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे, पी से, स्मॉल पी से या पाई से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि विलयन की सांद्रता जो है, अब यहाँ पे देखिए दाब लगाने पर विलयन की सांद्रता क्या हो रही थी, देखिए दाब लगाने पर ही यहाँ पे दाब और विलयन की सांद्रता एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो रही है ना, क्योंकि यहाँ विलयन की सांद्रता ज्यादा होगी जहां पे वहां दाब ज्यादा लगाना पड़ेगा ना। देखिए विलयन की सांद्रता इसमें ज्यादा थी और इसमें विलायक की थी। यहाँ हमने क्या लिखा था, यहाँ लिखा था कि ए में विलयन की सांद्रता निम्न है और बी में विलयन की सांद्रता उच्च है। इसका मतलब जहां पे विलयन की सांद्रता ज्यादा होगी वहां पे हमको दाब ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब सीधे सीधी सी बात है कि ये जो विलयन का जो पी होगा, ये परासरण दाब होगा, ये सीधे सीधे डिपेंडेंट किस पे करेगा, सी पे करेगा ना। ये जो पी है ये सीधे सीधे किस पे डिपेंडेंट करेगा, कंसंट्रेशन पे। यानी कि सी क्या है, विलयन की सांद्रता है, यहां से लिख लीजिएगा, सी क्या है, विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन है ना, विलयन की सांद्रता है। इसी प्रकार यहां पे जान लीजिए कि जैसे ही मान लीजिए क्या होगा कि अब जब मान लीजिए कि हम जब ताप बढ़ा देंगे, ताप अगर ताप किसी तरीके से बढ़ा दिया गया तो जल के अणु एक ही ओर से तेजी से भागेंगे ना। जल के अणु, अब यहाँ पे अगर हम ताप बढ़ा देंगे तो जल के अणु क्या करेंगे, तेजी से इधर भागेंगे और तेजी से भागेंगे और तेजी से भागेंगे। अब जैसे ही जल और तेजी से भागेंगे, प्रवाह में रोकने के लिए और ज्यादा दाब लगाना पड़ेगा और ज्यादा दाब लगाना पड़ेगा। मतलब क्या हो रहा है, ताप बढ़ाने पर भी दाब को ज्यादा लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है कि ये जो हमारा परासरण दाब है ये और किस पर निर्भर कर रहा है, ये परासरण दाब हमारा टेम्परेचर पे भी निर्भर कर रहा है। तो हमें यहाँ से दो इक्वेशन मिल गए, तो दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ये पी लिखिए या पाई लिखिए, कुछ भी लिखिए, चलिए हम एक पाई पी ही लिख दे रहे हैं हम, तो पी या आप पाई भी लिख सकते हैं। पी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, सी इंटू टी। अब ये प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का यूज हम लोग करते हैं, तो कांस्टेंट का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू, यहाँ पे T क्या है, टेम्परेचर लिख लीजिएगा, तापमान, ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CRT हो जाएगा ना, CRT हो जाएगा। यहाँ पे जो R है ये क्या है, स्थिरांक है, क्या है, स्थिरांक है, ठीक है। अब चूंकि आप लोग जानते हैं कि जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, N/V, जहाँ पे N क्या है, मोलों की संख्या है, क्या है, मोलों की संख्या है, ठीक है। और V क्या है, वॉल्यूम है, लीटर में, वॉल्यूम लीटर में। इसको आप लोग क्या करते हैं, जानते हैं। अगर यही C का मान यहाँ पुट कर दिया जाए तो अब जो नवीन फार्मूला होगा, मान लीजिए यहाँ लिख दे रहे हैं आप लोग, सीरियल वाइज से लिखिएगा, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं नवीन फार्मूला हमारा क्या होगा, P इज इक्वल टू हो जाएगा, C की जगह आप N/V पुट कर दीजिए, तो N/V R इंटू T हो जाएगा ना।
तो ये हमारा कुछ फार्मूला बन गया परासरण दाब का। तो इसको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो कुछ पॉइंट और हैं, हमें यहाँ पे और कुछ पॉइंट समझने हैं। परासरण दाब तो हमने समझ लिया, अब कुछ और भी पॉइंट हैं जो हमें समझ, जैसे कि हमें समझना है समपरासरी विलयन क्या होता है। क्या समपरासरी विलयन क्या होता है? समपरासरी विलयन क्या होता है ना, ये अब हमें समझना है। कुछ टर्म है, समझ लेते हैं अच्छे से हम लोग। तो वे विलयन, क्या वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं, जिनके परासरण दाब समान होते हैं, ना, वो क्या कहलाते हैं? समपरासरी विलयन कहलाते हैं। समपरासरी, परासरी होगा, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। समपरासरी विलयन कहलाते हैं, ठीक है, कहलाते हैं। इसी प्रकार हमें और एक टर्म जैसे हम पढ़ लेते हैं, जैसे अल्प परासरी या अति परासरी पढ़ लेते हैं। इसी प्रकार समपरासरी और अति परासरी को भी अति परासरी विलयन, भी पढ़ लेते हैं कि ये क्या मामला होता है, समपरासरी और अति परासरी विलयन। तो देखिए, दो विलयन में जिस विलयन का परासरण दाब कम होगा, क्या दो विलयन में जिस विलयन का परासरण दाब कम होगा, जिस विलयन का परासरण दाब कम होगा, वो क्या कहलाएगा? अल्प परासरी विलयन। सॉरी, समपरासरी नहीं, यहां पे अल्प परासरी लिखिएगा, हेडिंग क्या लिखिएगा? अल्प परासरी, ठीक है। अल्प परासरी बोले झटके में भले लिखा गया, ठीक है, अल्प परासरी विलयन होगा, ठीक है। तो आइए, तो परासरण दाब कम होगा तो उसी क्या कहते हैं? अल्प परासरी विलयन कहलाता है, अल्प परासरी विलयन कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार अति परासरी क्या होगा? बस दो विलयन में जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा, क्या, तथा जिसका परासरण दाब अधिक होगा, वो क्या कहलाएंगे? अति परासरी विलयन कहलाएंगे, विलयन कहलाते हैं। विलयन कहलाते हैं। तो समझ गए होंगे समपरासरी विलयन किसे कहते हैं, अल्प परासरी विलयन कहते हैं, अति परासरी विलयन किसे कहते हैं। तो अब नेक्स्ट एक टॉपिक हमें पढ़ना है यहाँ पे, वो क्या है? वांट हाफ गुणांक है। क्या है? वांट हाफ गुणांक है। ये इस तरीके से हमको पढ़ना है। तो ये क्या होता है कि किसी अणुसंख्य गुणधर्म के, क्या, किसी अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान के अनुपात को, प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के उसी अणुसंख्य गुणधर्म के सामान्य मान के अनुपात, यहाँ लिख लीजिएगा प्रायोगिक मान तथा, ऐसे लिख लीजिएगा, तथा सामान्य मान के अनुपात को, सामान्य मान के अनुपात को वांट हाफ कारक, क्या, वांट हाफ गुणांक कहते हैं। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए कुछ समझ लेते हैं। क्या, जैसे मान लीजिए ये जो वांट हाफ गुणांक है, आप लोग को हम एक टर्म पढ़ा दिए थे अणुसंख्य गुणधर्म ना, जो लोग नहीं पढ़े हैं पिछला वीडियो देख लेंगे। अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ा दिए थे ना, उसमें हम आपको बताए थे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा था कि वो अणुओं की संख्या पर ही निर्भर करता है, बाकी किसको क्या मिला रहे हो इस बात पर निर्भर नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई NaCl है और इसको हमने जल में मिलाया, इसमें जल में, तो क्या हो जाता है? आयोनाइज्ड हो जाता है ना।
तो वियोजित होकर टूट जाता है किसमें Na प्लस में प्लस Cl माइनस निगेटिव आयंस में ना। तो मान लीजिए अब देखिए जहाँ कुछ नहीं लिखा रहता उसका मतलब 1 माना जाता है, इसका मतलब NaCl के कितने मोल थे, 1 मोल थे ना। NaCl कितने मोल थे, 1 मोल थे। और इस प्रकार यहाँ पे Na के कितने मोल हो गए, 1 मोल हो गए ना। Na के वो 1 मोल हो गए और Cl के भी कितने मोल हैं, 1 मोल हो गए हैं ना। कितने हो गए, 1 मोल हो गए हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पहले कितना मोल था, 1 मोल था, लेकिन बाद में कितना हो गया, 1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 2 मोल हो गया ना। 2 मोल वही बता रहे अणुओं की संख्या पे निर्भर कर रहा है ना। तो देखिए पहले 1 मोल था, फिर दूसरी ओर 2 मोल हो गया है ना। तो यहाँ पे जो 1 मोल था इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सामान्य मान के नाम से जानते हैं। किस नाम से, सामान्य मान के नाम से जानते हैं। और ये जो हमें 2 मोल अब प्राप्त हुआ है, यहाँ पे 2 मोल, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू, यानी कि या सॉरी ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये प्रैक्टिकल वैल्यू यानी कि प्रायोगिक मान। क्या हो जाएगा, प्रायोगिक मान। इसको तो प्रयोग किया ना, पानी में डाले तब टूटा तब 2 मोल हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, प्रायोगिक मान। तो यही कह रहे हैं कि प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को क्या कहा जाता है, यहाँ पे वान ट हाफ गुणांक कहा जाता है। और वान ट हाफ गुणांक का फार्मूला क्या होता है, I = किसी अणुसंघ गुणधर्म का प्रायोगिक मान बटे उसी अणुसंघ गुणधर्म का सामान्य मान। तो अगर यहाँ से हमको I निकालना होता तो क्या कर देते, पहले जो सामान्य मान था, सॉरी पहले जो प्रायोगिक मान था, क्योंकि प्रायोगिक मान बटे सामान्य मान होता, तो प्रायोगिक मान कितना है, 2 ना, 2 बटे सामान्य मान कितना है, 1 है, तो कितना हो जाता, I = 2 हो जाता। इसी प्रकार अगर हम बात करें सेम एज, जैसे हमारे पास CH3COOH है, 2 मोल CH3COOH है, ठीक है। अगर इसे द्रव विलायक में मिलाया जाए, किसमें, द्रव विलायक में मिला दिया जाए, तो ये क्या होता है, यह हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा संयोजित हो जाता है। इसके द्वारा हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा संयोजित हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा क्या हो जा रहा है, संयोजित हो जा रहा है ना। तो संयोजन में अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 1 ही मोल हो गया, अब 1 ही मोल बचा ना। यहाँ पे कितना मोल था, 2 मोल था। तो देखिए घट भी रहा है, इसी प्रकार घट भी रहा है ना, संयोजन में इस बार घटा है, संयोजन मोल घटा है। तो यहाँ पे I = क्या हो जाएगा, ये क्या है, प्रैक्टिकल प्रायोगिक मान है, प्रायोगिक मान है। और ये क्या है, ये हमारा सामान्य मान है। तो दोनों का रेशियो तो क्या हो जाएगा, आपकी बार 1/2 हो जाएगा, यानी कि 0.5 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो बस यही हम आपको बताए, क्या बताए कि अणुसंघ वान ट हाफ गुणांक क्या होता है, किसी अणुसंघ के गुणधर्म का प्रायोगिक मान तथा उसी अणुसंघ गुणधर्म का सामान्य मान का अनुपात जो होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वान ट हाफ कारक या वान ट हाफ गुणांक कहते हैं। अब इसके पहले अणुसंघ के गुणधर्म के हम लोग क्या, देखिए अब इसके पहले हम लोग क्या पढ़ लिए थे, अणुसंघ गुणधर्म के को 4 भाग में बताया गया, आपको पढ़ाया गया ना। अणुसंघ गुणधर्म को अभी तक आपको 4 पार्ट में 4 भाग में बताया गया। जैसे पहला जैसे हमने चर्चा की थी, क्या, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। क्या पहला हमने चर्चा की थी, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन ना। इसकी हमने पहले चर्चा की थी, इसमें फार्मूला हमने क्या बताया था, P0 - PS अपॉन P0 = हमने बताया था x ना, क्या बताया था, x। इसी प्रकार हमने क्वथनांक में उन्नयन की चर्चा की थी, जहां पे हमने बताया ΔTB = KB × m बताया था, ठीक है। इसी प्रकार हमने तीसरे बात की चर्चा की थी हिमांक में अवनमन की, तो वहां पे हमने क्या बताया था, ΔTF = KF × m बताया था। इसी प्रकार चौथा हमने परासर दाब जो अभी अभी चर्चा करके आ रहे हैं, यानी कि पाई या P = क्या बताए थे, CRT बताए थे ना। तो अगर इन सभी को हम लोग वान ट हाफ गुणांक का, इन सभी में वान ट हाफ गुणांक का प्रयोग करें तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, I बस इसी I का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, वान ट हाफ गुणांक के टर्म में हो गया सब कुछ। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से आपका ये जो सेकंड चैप्टर है ये फिनिश हुआ। तो आप लोग सभी सारे न्यूमेरिकल जितने आपके अभ्यास प्रश्न पत्र में दिए गए हैं, सारे न्यूमेरिकल्स लगाइए। जो नहीं आता है व्हाट्सएप पे आप हमें भेजिए, आपको सोल्यूशन जस्ट मिलेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय। इसके बाद हम लोग थर्ड चैप्टर चालू करते हैं। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें। बाय।